26 नवंबर 2008 रात के 9:21 अरब सागर। पानी काला था, आसमान काला था और उस काले पानी पर एक छोटी सी नाव थी जिसमें कोई रोशनी नहीं थी, कोई आवाज़ नहीं थी, बस लहरों की वो सरसराहट थी जो उस रात मुंबई की तकदीर लिख रही थी। नाव में बैठे 10 लड़के थे, 20 से 25 साल के बीच। उनके चेहरों पर डर नहीं था और यही सबसे डरावनी बात थी। जिस इंसान को मरने का डर नहीं होता वो इंसान नहीं रहता, वो कुछ और बन जाता है। उन 10 लड़कों ने कब खुद को इंसान से कुछ और बना लिया था, शायद वो खुद भी नहीं जानते थे। लेकिन ये कहानी उन 10 की नहीं है, ये कहानी उस एक की है जो उस नाव में नहीं था। मुंबई उस रात सो नहीं रही थी, ये शहर कभी नहीं सोता। ये इसकी ताकत भी है, यही इसकी कमजोरी भी। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर हजारों लोग थे। ताज होटल की लॉबी में दुनिया भर के मेहमान थे। नरीमन हाउस में जिंदगियां अपनी रात बसर कर रही थी। किसी को नहीं पता था कि अगले 60 घंटे उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए 2 हिस्सों में बांट देंगे। एक हिस्सा जो पहले था और एक हिस्सा जो बाद में बचा। रात के 9:28 पर पहली गोली चली। CST स्टेशन की वो आवाज़ जो पहले सिर्फ एक धमाके जैसी लगी, फिर दूसरी आई, तीसरी आई और फिर चीखें आई। इंसानी चीखें, वो चीखें जो इमारतों की दीवारों से टकराकर वापस आती हैं और दिमाग में हमेशा के लिए घर कर जाती हैं। अजमल कसाब और उसका साथी इस्माइल खान दोनों AK-47 थामे CST के प्लेटफॉर्म पर चल रहे थे जैसे वो किसी और दुनिया में हो। उनकी आंखों में वो खालीपन था जो कराची के एक अंधेरे कमरे में महीनों की ब्रेन वॉशिंग के बाद आता है। वो गोली चला रहे थे, बेतरतीब नहीं बल्कि ठंडे दिमाग से। ट्रेनिंग काम कर रही थी। उसी वक्त मुंबई की एक और गली में एक नौजवान बिल्कुल इत्मीनान से चल रहा था। साधारण कपड़े, साधारण चेहरा, हाथ में एक मोबाइल फोन, लेकिन उसकी आंखें हर चीज़ देख रही थी। पुलिस की गाड़ियां किस तरफ जा रही हैं, एम्बुलेंस कहाँ से आ रही है, कौन सी गली में भीड़ जमा हो रही है, कौन सी खाली हो रही है, वो ये सब किसी को बता रहा था रियल टाइम में। और वो कोई कराची में बैठा था। इतिहास ने उसका नाम नहीं लिखा, मीडिया ने उसका चेहरा नहीं दिखाया, अदालत में उसकी तस्वीर पेश नहीं हुई, लेकिन राकेश मारिया जानते थे। हेमंत करकरे शायद जान रहे थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और भारत की कुछ सबसे गहरी, सबसे बंद फाइलों में आज भी एक नाम है जिस पर अज्ञात लिखा हुआ है। एक ऐसा शख्स जो उस रात मुंबई में था, जिसने उस हमले को अंदर से गाइड किया और जो सुबह होने से पहले इस शहर से ऐसे गायब हो गया जैसे वो कभी था ही नहीं। ये उसी की कहानी है, ये उस 8वें की कहानी है। उसका नाम किसी माँ ने प्यार से नहीं रखा था, उसे बस एक काम के लिए बनाया गया था और उस काम के लिए उसे एक पहचान दी गई थी जो असली नहीं थी। मुंबई में वो फैजल के नाम से जाना जाता था। एक साधारण नाम, एक साधारण इंसान का नाम। लेकिन फैजल ना तो साधारण था और ना ही वो नाम उसका अपना था। वो एक परछाई था जिसे ISI के उन कमरों में तराशा गया था जहां इंसान को हथियार बनाने की कला सदियों से सीखी और सिखाई जाती है। 2006 कराची का एक इलाका जो नक्शों पर तो था, लेकिन जहां जाने की हिम्मत सिर्फ उन्हीं लोगों में होती थी जिन्हें बुलाया जाता था। एक नौजवान 22 साल का पंजाब के एक छोटे से कस्बे से आया हुआ, जिसके घर में गुर्बत थी, दिल में गुस्सा था और दिमाग में वो खालीपन था जिसे कोई भी विचारधारा आसानी से भर सकती थी। लश्कर तैयबा के भर्ती करने वाले ऐसे ही नौजवानों को ढूंढते थे, टूटे हुए, भटके हुए और ललचाए हुए। उसे पहले एक मदरसे में ले जाया गया, फिर एक कैंप में, फिर एक और कमरे में जहां लश्कर के लोग नहीं थे, जहां वर्दी नहीं थी, जहां सिर्फ वो नेवी ब्लू सूट वाला आदमी था। वही आदमी जो हमेशा परछाई में रहता था, जिसका चेहरा कभी पूरा नजर नहीं आता था। उस आदमी ने उसे बताया कि उसे बाकी लड़कों की तरह नहीं लड़ना है, उसे AK-47 नहीं उठानी है, उसे शोर नहीं मचाना है। उसका काम था घुलना, भीड़ में, शहर में, जिंदगी में इस तरह घुल जाना कि कोई उसे अलग से देख ही ना सके। उसे सिखाया गया कि कैसे एक शहर को पढ़ा जाता है, कैसे पुलिस की मूवमेंट को समझा जाता है, कैसे एक एन्क्रिप्टेड फ़ोन से रियल टाइम जानकारी भेजी जाती है और सबसे ज़रूरी कैसे किसी को शक ना हो। 2 साल, पूरे 2 साल उसने मुंबई में बिताए, एक किराए के कमरे में धारावी के पास, जहां कोई किसी से नहीं पूछता कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। उसने मुंबई की गलियां सीखीं, वो गलियां जो गूगल मैप्स पर नहीं होती, वो शॉर्टकट जो सिर्फ वही जानता है जो सालों से उस शहर में रहा हो। उसने ये भी सीखा कि पुलिस कब और कहां तैनात होती है,
कौन से इलाके में कब भीड़ होती है, और सबसे अहम, शहर का कौन सा हिस्सा किसी बड़े हमले के वक्त सबसे पहले बंद होता है और कौन सा सबसे आखिर में। वो एक जासूस था, एक ग्राउंड एजेंट, लेकिन वो सिर्फ जासूस नहीं था, वो एक लिंक था उस पूरे ऑपरेशन की जीवित कड़ी। कराची में बैठे हैंडलर और मुंबई में घुसे 10 लड़कों के बीच की वो नस जिसमें रियल टाइम खून बहता था। 26 नवंबर से 3 हफ्ते पहले उसे एक आखिरी निर्देश मिला। उसे बताया गया कि अब वो वक्त आ गया है जिसके लिए 2 साल की मेहनत की गई थी। उसे एक नया सिम कार्ड दिया गया, एक ऐसा नंबर जो किसी के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं था, जो किसी भी नेटवर्क की रडार पर नहीं था। उसे एक नक्शा दिया गया जिसमें 8 जगहें निशान की गई थीं: CST, ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट, नरीमन हाउस, कामा हॉस्पिटल और 3 और जगहें। उसे हर जगह की पुलिस तैनाती का टाइम टेबल याद करवाया गया और उसे एक काम और बताया गया, वो काम जो सबसे ज़रूरी था। हेमंत करकरे। उस नेवी ब्लू सूट वाले आदमी ने उस नाम को बड़े इत्मीनान से लिया था। हेमंत करकरे, ATS प्रमुख, वो शख्स जो मालेगांव ब्लास्ट की जांच में ऐसे धागे खींच रहा था जो बहुत दूर तक जाते थे, बहुत असुविधाजनक दिशाओं में जाते थे। वो जिंदा रहा तो बहुत सारे राज जिंदा रहते। उस रात ये सुनिश्चित करना था कि करकरे उन रास्तों पर चलें जहां गोलियां उनका इंतजार कर रही हों, और ये काम सिर्फ वो कर सकता था। वो 26 नवंबर 2008 शाम के 7 बजे। मुंबई अभी भी जिंदा थी, बाजार खुले थे, चाय की दुकानें गर्म थी, CST से लोकल ट्रेनें भर भर कर निकल रही थी। उस शहर को नहीं पता था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी सामान्य शाम है। धारावी के उस किराए के कमरे में वो नौजवान बैठा था। उसके सामने एक पुराना मोबाइल था, एक नया सिम था और एक कागज पर कुछ नंबर लिखे थे। उसने कागज को जलाया, राख को पानी में बहाया और फिर उठकर कपड़े बदले। बिल्कुल साधारण कपड़े, नीली जीन्स, सफेद शर्ट, एक पुरानी चप्पल। वो इस शहर का हिस्सा लग रहा था, वो इस शहर की धड़कन में घुला हुआ था। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी और यही उसका सबसे बड़ा हथियार। रात के 9:28 पर जब CST में पहली गोली चली, तब वो कोलाबा की एक गली में था। उसके कानों में वो आवाज़ें आईं, चीखें, गोलियां, फिर सायरन, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ नहीं बदला। उसने मोबाइल उठाया और एक छोटा सा मैसेज भेजा, सिर्फ 2 शब्द। कराची में किसी स्क्रीन पर वो 2 शब्द चमके और उस तरफ से एक निर्देश आया। वो मुड़ा और तेज कदमों से कामा हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ा। कामा हॉस्पिटल, ये वो जगह थी जहां उस रात का सबसे निर्णायक अध्याय लिखा जाना था। हेमंत करकरे उस रात बहुत थके हुए थे। मालेगांव जांच का बोझ उनके कंधों पर था, धमकियां उनके फोन पर आ रही थीं, और अब ये हमला, ये अभूतपूर्व, अकल्पनीय हमला। उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी, एक जैकेट जो पुरानी थी, जो पूरी सुरक्षा नहीं दे सकती थी, लेकिन जो थी वही पहनी। उनके साथ थे विजय सालस्कर और अशोक कामटे, दोनों मुंबई पुलिस के सबसे अनुभवी अफसर। तीनों एक गाड़ी में थे, तीनों उस गली की तरफ बढ़ रहे थे जहां खबर थी कि आतंकवादी हैं। लेकिन वो खबर कहां से आई थी? ये सवाल बाद में उठा, बहुत बाद में, जब सब कुछ हो चुका था। उस रात जो सूचना पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुंची थी, वो सूचना कि कामा हॉस्पिटल के पास आतंकवादी हैं, उसका स्रोत कभी पूरी तरह स्थापित नहीं हो सका। किसी ने फोन किया था, किसी ने बताया था, और उस किसी का नंबर एक ऐसे सिम से था जो किसी के नाम पर नहीं था। वो वहां था, उस गली के कोने पर, अंधेरे में। उसने देखा करकरे की गाड़ी आती हुई, उसने मोबाइल उठाया और उसने वो काम किया जिसके लिए उसे 2 साल तैयार किया गया था। उसने बताया किधर से, कितनी दूर, कितने लोग। कराची से निर्देश गया और कसाब के साथी जो उस इलाके में पहले से थे, उन्हें पता चल गया कि ठीक इस वक्त, ठीक इस जगह गाड़ी आएगी। रात के 12:30 पर गोलियां चली। हेमंत करकरे शहीद हो गए, विजय सालस्कर शहीद हो गए, अशोक कामटे शहीद हो गए। 3 गोलियां, 3 अफसर, 1 रात। और वो नौजवान, वो 8वां, वो उस गली से पलट चुका था। उसकी पीठ उस दृश्य की तरफ थी। वो चल रहा था, तेज नहीं, धीरे नहीं, बस चल रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे वो किसी दुकान से सामान लेकर घर लौट रहा हो। उस रात मुंबई जल रही थी।
ताज होटल की 9वीं मंजिल से धुआं उठ रहा था। नरीमन हाउस में यहूदी परिवार फंसे हुए थे। एनएसजी के कमांडो दिल्ली से उड़ान भर रहे थे। राकेश मारिया कंट्रोल रूम में हर मिनट बदलती स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जगाया जा चुका था और दिल्ली में अजीत डोभाल, जो उस वक्त एक इंटेलिजेंस एडवाइजर की भूमिका में थे, वो जानते थे कि ये हमला सिर्फ हमला नहीं है, ये एक ऑपरेशन है, एक बेहद सोचा समझा, बेहद तैयारी के साथ अंजाम दिया गया ऑपरेशन। और ऑपरेशंस में हमेशा एक चीज होती है जो बाहर से नजर नहीं आती, एक अंदरूनी आंख। अजीत डोभाल उस रात कुछ और सोच रहे थे। वो सोच रहे थे कि अगर ये ऑपरेशन इतना प्रिसाइज था, इतना कैलकुलेटेड था, तो इसका मतलब ये है कि किसी ने ये शहर अंदर से पढ़ा है, किसी ने इन रास्तों पर चल कर देखा है, किसी ने ये जाना है कि मुंबई पुलिस कैसे रिएक्ट करती है, एटीएस कैसे मूव करती है, कंट्रोल रूम कैसे काम करता है, और वो कोई अभी भी इस शहर में है। अभी भी रात के 2 बज रहे थे और वो नौजवान एक टैक्सी में बैठ चुका था। उसने ड्राइवर को एक पता बताया, मुंबई के उत्तरी हिस्से का एक इलाका। उसकी आंखें खिड़की से बाहर थीं। दूर कहीं ताज होटल की दिशा में आसमान नारंगी था। उस नारंगी रोशनी में उसका चेहरा एक पल के लिए दिखा और उस चेहरे पर कुछ था, एक भाव जो न पछतावा था न खुशी थी। वो कुछ और था। वो उस इंसान का भाव था जिसने खुद को इतने गहरे दफन कर लिया हो कि उसे खुद भी नहीं पता कि वो असल में कौन है। टैक्सी अंधेरे में गुम हो गई और मुंबई जलती रही। 28 नवंबर 2008 सुबह के 6 बजे मुंबई की सड़कें अभी भी सहमी हुई थीं। ताज होटल से धुआं उठना बंद नहीं हुआ था। एनएसजी के कमांडोस अभी भी इमारतों के अंदर थे। शहर की सांसें अटकी हुई थीं, जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान गुजर चुका हो, लेकिन हवा अभी थमी नहीं थी। अस्पतालों में लाशें थीं, घरों में रोना था और टीवी स्क्रीन्स पर वो तस्वीरें थीं जो पूरी दुनिया देख रही थी। लेकिन एक कमरे में, मुंबई क्राइम ब्रांच के एक बंद कमरे में, राकेश मारिया बैठे थे। उनके सामने कागजों का एक अंबार था, फोन कॉल्स के रिकॉर्ड थे, सीसीटीवी फुटेज के प्रिंटआउट्स थे और एक सवाल था। वो सवाल जो उनके दिमाग में उस पल से था जब उन्होंने सुबह की पहली रोशनी में हेमंत करकरे की शहादत की खबर सुनी थी। ये एम्बुश कैसे हुआ? कसाब उस वक्त पकड़ा जा चुका था। वो जिंदा था, घायल था लेकिन जिंदा था। राकेश मारिया ने खुद उससे पूछताछ की थी। कसाब ने बहुत कुछ बताया था, कराची का कैंप, लश्कर की ट्रेनिंग, समुद्री रास्ता, जीपीएस की जानकारी। लेकिन जब मारिया ने उससे पूछा कि कामा हॉस्पिटल वाली गली में तुम्हें कैसे पता चला कि उस वक्त गाड़ी आएगी, तो कसाब रुक गया। उसने आंखें झुकाईं और उसने कहा कि उसे फोन आया था, एक नंबर से, एक ऐसा नंबर जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। मारिया ने वो नंबर लिखवाया। उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश हुई। सिम किसी के नाम पर नहीं था। टॉवर लोकेशन मुंबई के कोलाबा इलाके की थी और वो नंबर उस रात के बाद कभी एक्टिव नहीं हुआ। राकेश मारिया के लिए ये काफी था, ये साबित करने के लिए नहीं, बल्कि ये समझने के लिए कि वो रात सिर्फ 10 लड़कों की कहानी नहीं थी। कोई और था जो उस शहर में था, जो इस ऑपरेशन की नब्ज थी और जो सुबह होने से पहले गायब हो गया। दिल्ली में अजीत डोभाल को ये जानकारी उसी दिन मिली। डोभाल, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 7 साल पाकिस्तान में एक मुसलमान की पहचान लेकर बिताए थे, जो आईएसआई के तरीकों को अंदर से जानते थे, उन्होंने वो रिपोर्ट पढ़ी और एक पल के लिए चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, ये आदमी ट्रेंड है, ये लश्कर का नहीं है, ये किसी और का है। ये वो आदमी है जिसे आईएसआई ने इस ऑपरेशन की रीढ़ बनाया था और ये आदमी अभी भी जिंदा है, अभी भी कहीं है। रॉ के खुफिया दस्ते को एक काम सौंपा गया, उस 8वें को ढूंढो। हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे, जांच की परतें उधड़ती रहीं। मुंबई की उन गलियों की सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए जो उस रात चालू थे। सैकड़ों चेहरों को स्कैन किया गया। धारावी के उस इलाके में जहां वो रहता था, वहां के लोगों से पूछताछ हुई। मकान मालिक को याद था एक किराएदार, साधारण लड़का, शांत, कभी शोर नहीं करता था, हमेशा किराया वक्त पर देता था। नाम बताया था फैजल। कोई और जानकारी नहीं थी, कोई आईडी नहीं थी। जो आईडी दी थी वो जाली थी। वो एक भूत की तरह रहा था और भूत की तरह गायब हो गया था। 2009 की शुरुआत में पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा था। नरेंद्र मोदी तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे थे कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया जाए। मनमोहन सिंह की सरकार कूटनीतिक रास्ते पर थी। सबूत जमा करो, दुनिया को दिखाओ, दबाव बनाओ।
लेकिन खुफिया एजेंसियों के अंदर एक और काम चल रहा था, एक ऐसा काम जो कूटनीति की जबान में नहीं बोला जाता, उस 8वें की तलाश। और फिर एक दिन 2009 के मध्य में रॉ के एक एजेंट को एक सुराग मिला, कराची के एक इलाके से। एक ऐसा चेहरा जो मुंबई की उस रात के सीसीटीवी फुटेज के एक धुंधले फ्रेम से मिलता था। 100% नहीं, लेकिन काफी हद तक। वो आदमी कराची में था, वो जिंदा था, और वो अब एक नई पहचान के साथ जी रहा था। वो फाइल डोभाल के पास पहुंची। डोभाल ने वो फाइल खोली, उस धुंधली तस्वीर को देखा, और उन्होंने वो फैसला किया जो कभी किसी अखबार में नहीं छपा, जो कभी किसी संसद में नहीं बताया गया, जो आज भी उन बंद कमरों में बंद है जहां भारत के सबसे गहरे राज रखे जाते हैं। उन्होंने फाइल बंद की और एक नाम लिखा, सिर्फ एक नाम। 2010 कराची, रात के 11 बज रहे थे। वो शहर जो कभी सोता नहीं, वो उस रात भी जाग रहा था। गलियों में ट्रैफिक था, चाय की दुकानें खुली थीं, और समुद्र की हवा उन गलियों में घूम रही थी जहां जिंदगी और मौत एक दूसरे के इतने करीब रहते हैं कि फर्क करना मुश्किल हो जाता है। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के एक शांत इलाके में एक साधारण सी इमारत थी। 3री मंजिल पर एक फ्लैट था। उस फ्लैट में एक आदमी रहता था, नई पहचान के साथ, नए नाम के साथ, नई जिंदगी के साथ। लेकिन रातों को जब वो अकेला होता था, तब शायद उसे वो नारंगी रोशनी याद आती थी, मुंबई के आसमान में जलते ताज होटल की वो रोशनी जो उसने टैक्सी की खिड़की से देखी थी। वो 8वां था और वो सोच रहा था कि वो बच गया, लेकिन वो नहीं जानता था कि कुछ परछाइयां पीछा नहीं छोड़ती। रॉ का वो एजेंट जिसने उसकी तस्वीर पहचानी थी, वो महीनों से उसे देख रहा था, दूर से, बिना किसी संपर्क के, बस देख रहा था। उसकी दिनचर्या नोट कर रहा था, वो कब निकलता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है। ये काम उसने अकेले नहीं किया था, एक पूरा नेटवर्क था जो उस एक आदमी पर केंद्रित था, और वो सारी जानकारी एक फाइल में जमा होती जा रही थी जो दिल्ली में किसी मेज पर रखी थी। अजीत डोभाल उस वक्त तक सरकार में आधिकारिक रूप से नहीं थे, लेकिन जो लोग जानते थे वो जानते थे। डोभाल की उंगली हमेशा नब्ज पर थी, उस फाइल के हर पन्ने पर उनकी नजर थी, और एक रात उन्होंने वो फैसला सुनाया जिसका इंतजार महीनों से था। लेकिन वो फैसला क्या था, ये वो हिस्सा है जो किसी दस्तावेज में नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि उस आदमी को एक रात कराची की उसी इमारत में चुपचाप खत्म कर दिया गया। कोई शोर नहीं, कोई निशान नहीं, बस एक खाली फ्लैट जो सुबह बंद मिला और जिसका किराएदार फिर कभी नहीं लौटा। कुछ लोग कहते हैं कि उसे पकड़कर एक ऐसी जगह ले जाया गया जो किसी नक्शे पर नहीं है, जहां से कोई वापस नहीं आता, जहां से कोई आवाज नहीं आती, जहां से बस वो जानकारी निकलती है जो निकालनी होती है। और कुछ लोग जो सबसे पुरानी खुफिया गलियारों में बैठे हैं, वो कहते हैं कि वो आदमी आज भी जिंदा है, एक तीसरे देश में, एक तीसरी पहचान के साथ, क्योंकि मरे हुए आदमी से जानकारी नहीं मिलती, और उस आदमी के पास जानकारी थी जो सोने से भी ज्यादा कीमती थी। सच क्या है, ये शायद सिर्फ 3 लोग जानते हैं, और तीनों चुप हैं। 2013 में एक आरटीआई दायर की गई थी एक पत्रकार ने, जिसका नाम यहाँ लेना ठीक नहीं होगा। उसने गृह मंत्रालय से पूछा था कि 26/11 की जांच में कितने संदिग्धों की पहचान हुई और उनमें से कितनों पर कार्रवाई हुई। जवाब आया, ये जानकारी राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सार्वजनिक नहीं की जा सकती। वो पत्रकार रुका नहीं, उसने और सवाल पूछे, उसने और दरवाजे खटखटाए, और एक दिन उसे एक अनजान नंबर से एक मैसेज आया, सिर्फ एक लाइन, कुछ सवालों के जवाब ढूंढने से ज्यादा खतरनाक होते हैं खुद सवाल। उस पत्रकार ने वो जांच बंद कर दी। राकेश मारिया ने अपनी किताब में उस रात का जिक्र किया है, बहुत सावधानी से, बहुत नाप तोल कर। उन्होंने लिखा कि कुछ ऐसे पहलू थे जो जांच में कभी पूरी तरह सुलझ नहीं पाए, कुछ ऐसे सवाल थे जो खुले रह गए, लेकिन उन्होंने कोई नाम नहीं लिया, कोई चेहरा नहीं बताया। एक पूर्व पुलिस अफसर की सीमाएं होती हैं, और वो उन सीमाओं को जानते थे। हेमंत करकरे की पत्नी कविता करकरे आज भी उस रात के बारे में पूछती हैं। वो पूछती हैं कि उनके पति उस गली में क्यों गए। वो पूछती हैं कि वो खबर कहां से आई थी। वो पूछती हैं कि क्या उनके पति को जानबूझकर उस जगह भेजा गया था जहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। इन सवालों का जवाब आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया, किसी जांच आयोग ने नहीं दिया, किसी अदालत ने नहीं दिया। कुछ सवाल बस हवा में लटके रहते हैं, साल दर साल, दशक दर दशक। और उस 8वें का साया, वो साया जो उस रात मुंबई की गलियों में था, जिसने उस शहर की नब्ज को अपनी उंगलियों में थामा था, जिसने 3 बहादुर अफसरों की मौत की राह बनाई थी, वो साया आज भी उन गलियों में है।
हर 26 नवंबर को जब मोमबत्तियां जलती हैं, जब नाम पढ़े जाते हैं, जब आंखें भर आती हैं, तब उस भीड़ में कहीं वो साया होता है, अदृश्य, अनजाना, बेनाम। क्योंकि कुछ अपराध इतने बड़े होते हैं कि उनके लिए कोई नाम नहीं होता, कुछ मुजरिम इतने गहरे होते हैं कि उन तक रोशनी नहीं पहुंचती, और कुछ सच इतने भारी होते हैं कि उन्हें उठाने की हिम्मत किसी में नहीं होती। 166 लोग मारे गए उस रात, 1600 से ज्यादा घायल हुए, 9 आतंकवादी मारे गए, एक पकड़ा गया, अजमल कसाब, जिसे 21 नवंबर 2012 को फांसी दी गई। पाकिस्तान ने कभी पूरी जिम्मेदारी नहीं ली। लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद आज भी पाकिस्तान में है, और वो 8वां, वो नाम जो किसी फाइल में दर्ज नहीं है, वो चेहरा जो किसी कैमरे में पूरा नहीं आया, वो आज भी एक सवाल है, एक अधूरा सवाल, एक ऐसा सवाल जो हर साल 26 नवंबर को मुंबई के उन घावों के साथ हरा हो जाता है जो कभी पूरी तरह भरे नहीं। मुंबई याद रखती है, भारत याद रखता है, लेकिन याद रखना काफ़ी नहीं होता जब तक इंसाफ नहीं होता, और इंसाफ वो अभी बाकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही रोमांचक, रहस्यमयी और नॉलेज से भरे वीडियो के लिए टाइम स्नैप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम आपको ले जाते हैं उन सच्चाइयों के बीच जो अक्सर दुनिया से छुपी रह जाती हैं। टाइम स्नैप, साइनिंग ऑफ।